बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होम्योस्टैसिस हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि होम्योस्टैसिस होती क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए। इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को बैलेंस रखना ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए। इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसमें हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर होम्योस्टैसिस कैसे होती है। होम्योस्टैसिस के एस्पेक्ट्स हमने देखे, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। अब प्लांट्स के अंदर किन किन चीज़ों की बैलेंसिंग होती है, किस तरह होती है, वो हमने देखा कि जो वेस्ट मटेरियल्स प्लांट्स के अंदर हैं, समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव हो जाती है, वो स्टोमेटा के थ्रू किस तरह रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजन एक्सेस हो जाए तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू। फिर वाटर की एक्सेस वाटर की जो रिमूवल है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू, या फिर स्पेशल सेल्स लीव मार्जिन्स पे हाइड्रोथॉर्ड्स के थ्रू ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अगर वाटर रिमूव हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स जब किसी भी पार्ट में लीव्स में या सेपल्स में एक्यूमुलेट हो जाएं और जो लीफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है, जिससे उसके सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं और ये लीव्स गिर जाते हैं अपने साथ वेस्ट मटेरियल को लेके। इसी तरह दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने देखे, लैटेक्स, रेजिन और गम के बारे में हमने देखा कि किसी भी प्लांट के पार्ट जब डैमेज हो जाए तो उससे ये प्रोडक्ट्स बाहर निकल आते हैं। अब आज हम देखेंगे होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में किस तरह होम्योस्टैसिस होती है। अब ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल होम्योस्टैटिक ऑर्गन नहीं था, यानी कि स्टोमेटा के थ्रू कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग्स हैं, कोई पार्ट डैमेज हो रहा है तो उसके ज़रिए से एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है। इसी तरह लीव्स डेड हो रहे हैं, वो एक्सक्रीट करवा रहा है कुछ मटेरियल्स को। तो स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं था प्लांट्स के अंदर। लेकिन ह्यूमंस को आप देखें तो ये कम्प्लेक्स हैं, ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं। अनलाइक प्लांट्स, ह्यूमंस आर मोर कम्प्लेक्स, ठीक है। तो इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं फॉर होम्योस्टैसिस। अब इसमें 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं होम्योस्टैसिस में जो इन्वॉल्व हैं। इनमें सबसे पहले लंग्स है, ठीक है, फिर स्किन, और फिर मेन होम्योस्टैटिक ऑर्गन है हमारा किडनीज। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को बैलेंस में रखते हैं, यानी कि ये होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स जो कि इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस की स्टेबिलिटी में रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैटिक ऑर्गन कहते हैं। तो 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करेंगे। अभी जो लास्ट चैप्टर था, जो हमारा पहला चैप्टर था, उसमें हम लंग्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि लंग्स किस तरह होम्योस्टैसिस में इन्वॉल्व है। अब लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन के अंदर जो बाय प्रोडक्ट है, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिस्पायरेशन रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। और रिस्पायरेशन आपको पता है हर एक सेल के अंदर होती है, हर टाइम पे होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बॉडी से
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है जो कि रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होती है और ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। क्योंकि इसकी एफिनिटी होती है वाटर में डिज़ोल्व होने की, तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाती है। और 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि ब्लड का जो pH होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। तो ये बेसिक pH ब्लड का या हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आप एंजाइम्स वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी करते हैं, और जब ये कंडीशंस, जब ये फैक्टर्स चेंज हो जाएं, नॉर्मल से हट जाएं, तो एंजाइम्स की जो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी इफ़ेक्ट होती है। यानी कि बॉडी की जो एक्टिविटी है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो इफ़ेक्ट होंगे। अब ये pH को चेंज करता है, इसको एसिडिक बनाता है, तो इस तरह केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होती है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो CO2 कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डिस्टर्बेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस occurring in our body, occurring in our body। तो ये एक एसिडिक गैस है, इसको रिमूव करना ज़रूरी है। इसकी बैलेंस बॉडी के अंदर इस फैक्टर का होम्योस्टेसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी बैलेंसिंग कौन करता है, कौन इसको मेंटेन करता है? मेंटेनिंग होम्योस्टैटिक बैलेंस ऑफ CO2, इसको कौन करता है? लंग्स। ठीक है, लंग्स आर होम्योस्टैटिक ऑर्गन, ये मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस। लंग्स एक्सक्रीट CO2, लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, और इस तरह होम्योस्टैटिक बैलेंस बॉडी में मेंटेन रहता है। तो इसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है, होम्योस्टैटिक ऑर्गन है, वो है स्किन। ठीक है, स्किन एज ए होम्योस्टैटिक ऑर्गन, यानी कि स्किन हमारी इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या रोल प्ले करता है। तो ये प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस किस तरह परफॉर्म करता है? अब स्किन के नीचे एक लेयर होती है, ठीक है, फैट सेल्स की लेयर होती है एपिडर्मिस ऑफ स्किन के नीचे, जो कि हीट को बॉडी से ना बाहर जाने देती है और ना एंटर होने देती है। तो जितने भी मैमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स या फिर दूसरे मैमल्स हैं, इनमें जो थर्मो रेगुलेशन होती है, यानी कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस जो होती है, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है होम्योस्टैटिक बैलेंस रखने के लिए, इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और जितने भी मैमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये प्रोसेस कौन करता है? स्किन करता है। कैसे करता है? सबसे पहले तो स्किन को थोड़ा सा समझ लें हम, ठीक है, कि इसमें एक फैट की लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे, जो कि हीट को अलाउ नहीं करती, इट डज़ नॉट
allow heat to enter और लीव द बॉडी में ना हीट को एंटर होने देती है, इंसुलेटर का काम करती है। जिस तरह हम सर्दियों में कंबल डाल देते हैं तो हीट उससे बाहर नहीं निकलती, इसी तरह ये फैट की लेयर इंसुलेटर का काम करती है, हीट को रोकती है। अब कैसे रोकती है? जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फ़ारेनहाइट्स में हम देखें तो 98 फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। और ये आप देख चुके हैं कि इस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन का रेट है बॉडी के अंदर वो ऑप्टिमम होता है, ठीक है। अब इसका जो फ्लक्चुएशन होती है उसको हम देखते हैं कि हीट किस तरह फ्लक्चुएट करती है। अब रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट की जो प्रोडक्शन है उसकी रेगुलेशन कैसे करता है स्किन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि हीट प्रोडक्शन कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू होती है। इसमें जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तब हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप चल रहे हों, वॉकिंग, रनिंग एट्सेट्रा, ठीक है, इस तरह की जब आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपके मसल्स यूटिलाइज हो रहे हैं, उनमें एनर्जी नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि रिस्पायरेटरी रिएक्शंस और दूसरे रिएक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं। फिर आपको जब सर्दी लगती है तो शिवरिंग होती है, ये शिवरिंग हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। इसी तरह जो डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये हार्मोन्स केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं। तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। वो आगे हम डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे कि हार्मोन्स किस तरह रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं और उससे कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक आप ये समझ लें कि इन एक्टिविटीज़ से जिनमें डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व हैं, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अभी थर्मो रेगुलेशन स्किन कैसे करता है, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर में कैसे करता है। इन कोल्ड थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है, टेम्परेचर कैसे बैलेंस में रहता है सर्दी में, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो स्किन के ऊपर हेयर्स हैं, ठीक है, या उस स्किन के जो ऊपर जो हेयर्स हैं, यहाँ पे आपको अगर मैं दिखा दूँ, ये देखें, ये हेयर है, इसकी बेस पे देखें ये मसल्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे हेयर इरेक्ट हो जाता है। नॉर्मली हेयर इरेक्ट नहीं होता। अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं जो कि हेयर की बेस के ऊपर अटैच हैं, तो इसको हम कहते हैं जी गूज बम्प्स। क्या कहते हैं? गूज बम्प्स। हमारी जो स्किन है उसके ऊपर हेयर का इरेक्ट हो जाना, नॉर्मली अगर ऐसे थे तो वो अब इरेक्ट हो गए, इसको हम गूज बम्प्स कहते हैं। ये या तो डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन की वजह से होता है, या फिर ज़्यादा कोल्ड के अंदर ये गूज बम्प्स होते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, गूज बम्प्स
किस तरह यानी कि बनता है। मसल्स जो कि बेस पे अटैच हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मसल्स एट द बेस ऑफ हेयर्स कॉन्ट्रैक्ट। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, हेयर्स ऑन स्किन स्टैंड अप, यानी कि हेयर्स बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम गूज बम्प कहते हैं। अब ये जो गूज बम्प है, ठीक है, इससे क्या होता है, ये वार्म एयर जो होती है उसको बॉडी से बाहर जाने नहीं देती, यानी कि एक ब्लैंकेट सी बना देती है। ठीक है, इट फॉर्म्स ब्लैंकेट एंड does not allow heat to go out, हीट को बॉडी से बाहर जाने नहीं देती। अब ये तो पहला फैक्टर है थर्मो रेगुलेशन का, यानी कि स्किन कैसे रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को। अब दूसरा फैक्टर इसका है फैट या फैटी लेयर का, जो कि स्किन के नीचे एक लेयर होती है। डिफरेंट ऑर्गन्स में ये फैट सेल्स की लेयर पाई जाती है, एक इंसुलेटरी लेयर होती है। इसका क्या रोल है। अब कोल्ड टेम्परेचर में हमारी बॉडी ज़्यादा इस पे रिलाई करती है, ठीक है, अपने इंटरनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर को बैलेंस में रखने के लिए फैटी लेयर पे रिलाई करती है। ये एक इंसुलेटिंग लेयर है बीनीथ स्किन, इंसुलेटिंग लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ, फैट सेल्स बीनीथ स्किन। और ये क्या करती है, ये बाय द प्रोसेस ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। यानी कि थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस ये किस तरह करती है, बाय द प्रोसेस ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो मीन्स ब्लड वेसल्स एंड कंस्ट्रिक्शन मीन नैरोइंग डाउन, ठीक है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स इसमें नैरो हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स बिकम नैरो। ब्लड वेसल्स नैरो होगी तो क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। ये कोल्ड के रिस्पॉन्स में होता है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। ब्लड सप्लाई टू स्किन इज रिड्यूस्ड, यानी कि इस लेयर में जो सेल्स हैं वहाँ पे मौजूद ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई स्किन को रिड्यूस हो जाता है। और स्किन का जो कलर आप अगर देखें इस टाइम में, या तो पेल येलोइश सा कलर होगा या फिर स्किन का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कम हो गया और वहाँ पे सेल्स को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही। फिर ये तो पहली बात होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन। फिर इसके अलावा शिवरिंग है कि शिवरिंग कैसे रेगुलेट करता है हीट को। शिवरिंग से मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है
हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं उनमें रिएक्शंस का रेट ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह रेगुलेट होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो आज यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि वार्म टेम्परेचर में स्किन क्या एक्टिविटीज़ शो करता है हीट की रेगुलेशन के लिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। उसमें हमने बात की कि 3 मेजर होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स हैं। इनमें एक लंग्स है। लंग्स के बारे में हम पीछे भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये एक एसिडिक गैस है जो कि ब्लड पीएच को चेंज करती है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शंस के लिए, नॉर्मल कंडीशंस के लिए इसकी एक्सक्रीशन ज़रूरी है जो कि लंग्स करता है। स्किन जो कि टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो ऑप्टिमम होते हैं, यानी कि अपने मैक्सिमम लेवल पे होते हैं। अगर ये 37 से कम या ज़्यादा होगा तो इसके लिए फिर इसको मेंटेन करने के लिए स्किन एडाप्टेशन शो करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी एडाप्टेशन शो करती है? अगर हम कोल्ड टेम्परेचर में देखें तो ये दो जो चीज़ें हैं, इनसे बॉडी के हीट को लॉस होने से रोका जाता है, रेगुलेट रखा जाता है। एक गूज बम्प्स और दूसरा फैटी लेयर। गूज बम्प्स कैसे रेगुलेट रखते हैं, कैसे बॉडी के हीट को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं? क्योंकि बॉडी के स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, इन हेयर्स की बेस पे मसल्स अटैच होते हैं। ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं स्किन के ऊपर। तो इस तरह ये एक ब्लैंकेट सा बन जाता है, यानी कि वहाँ पे जितनी भी सरफेस है वो क्लोज सी हो जाती है और इससे हीट बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, एक इंसुलेटरी लेयर बन जाती है। और ये जो गूज बम्प्स हैं ये इमोशंस की वजह से भी होते हैं। ठीक है, डिफरेंट, हम एक्साइट हों या फिर इस तरह फियर, डिफरेंट इमोशंस की वजह से भी होता है, या फिर कोल्ड की वजह से। फैटी लेयर ये फैट सेल्स की लेयर है स्किन के नीचे, और इस लेयर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई कोल्ड कंडीशन में रिड्यूस हो जाती है। और ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस होगी, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो वो हीट सरफेस पे जितनी लेके आएगा वहाँ से उतनी ज़ाया होगी। तो सरफेस पे वो कम से कम ब्लड लाता है ताकि हीट ज़ाया ना हो। फिर कोल्ड कंडीशन में शिवरिंग होती है, यानी कि मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, और जो हीट इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो एक बैलेंस है हीट का, वो मेंटेन रह सके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वार्म टेम्परेचर में किस तरह स्किन जो है वो उसको रेगुलेट कर